स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारी जो वीडियो लेक्चर सीरीज के अंतर्गत जो हमारी थ्योरम चल रही थी, उसी में आगे हमारे थ्योरम्स के बाद दो एग्जांपल्स है जो कि यहाँ पे जो नॉर्मल सब ग्रुप है उससे रिलेटेड है यहाँ पर। तो हम आज इन दोनों एग्जांपल्स को समझते हैं कि किस तरीके से यदि हमें कोई एग्जांपल के तौर पर भी यदि नॉर्मल सब ग्रुप का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास दो एग्जाम्पल है, पहले इस वाले को सोल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड को सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास है कि यदि H तथा K G के दो विशिष्ट उपग्रुप है यहाँ पर। ये H और K के बारे में ऑलरेडी आपको दे रखा है कि H और K हमारी तो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो सिद्ध कीजिए कि H K B G का विशिष्ट सब ग्रुप होगा या विशिष्ट उपसमूह होगा, ये आपको सिद्ध करना है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो जहां पर आपको जरूरत होगी इसको किसका प्रूव करने की, विशिष्ट सब ग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने की आपको यहाँ पर जरूरत होगी। तो सिर्फ हमें डेफिनेशन की जरूरत है कि जो नॉर्मल सब ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो हमें चाहिए यहाँ पर, और उसी के बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो चीज दी गई है, क्योंकि सिद्ध वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सिद्ध करने के लिए जो चीज दे रखी है वो नोट करेंगे, जो चीज आपको करनी है वो नोट करेंगे, और फिर सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आप उसको क्या करोगे, सोल्व करोगे वहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रूव। तो आपको दे के रखे हैं, आपको दिया है H, K नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ये आपको दे रखे हैं। ये इसी चीज को मैं दोबारा लिखूं तो क्या लिखूं, H इज नॉर्मल सब ग्रुप इन द G, कि ये कहां पर है, सब नॉर्मल सब ग्रुप G में। ये दे रखा है कि G के अंतर्गत ये विशिष्ट उपसमूह, तथा और क्या दे रखा है आपको, और दे रखा है K इज आल्सो नॉर्मल सब ग्रुप इन द G। तो ये चीज हमें दे रखी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को नोट कर लिया यहाँ पर। अब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि H के नाम का जो सेट होगा ये जो कि G से ही बना हुआ है यहाँ पर। अब किस तरीके से डिफाइन है इसको थोड़ा हम और क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर, कि जो H के नामक जो सेट है, अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रखा है इसके बारे में कि ये कोई ग्रुप है या सब ग्रुप है, इसके बारे में कुछ नहीं कह रखा, ओनली कह रखा है कि H के भी क्या होगा, G का विशिष्ट होगा, ये आपको प्रूव करना है यहाँ पर। अब H के डिफाइन कैसे होगा, तो H के बारे में इस तरीके से लिख रहा हूँ कि H के जो एलिमेंट होंगे कुछ इस तरीके से होंगे कि H के मतलब पहला एलिमेंट H का होगा, दूसरा एलिमेंट K का होगा। तो उसको मैंने डिफाइन करके कैसे लिखा कि जो कैपिटल H के है वो बराबर कैसा होगा, H डॉट K, जहां पर H तो किसका होगा, कैपिटल H का, और जो स्मॉल k है वो किसका होगा, कैपिटल K का। सच दैट, ये सच दैट का साइन है यहाँ पर, सच दैट कि H इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल H एंड स्मॉल k इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल K। इस तरीके से कि हमारा जो H के नामक जो सेट है वो इस तरीके से डिफाइन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ H के इस तरीके के आपको दिखाई देंगे। अब जैसे बात करूं मैं यहाँ पर कि H1, H2, H3 इस तरीके से ये कुछ एलिमेंट है किसके, कैपिटल H के, एवं K1, K2, K3 इस तरीके से कुछ एलिमेंट किसके हैं, कैपिटल K के। ये स्मॉल K1, K2, K3 ये किसके हैं, कैपिटल K के एलिमेंट है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कि H के कैसा होगा, तो आपका H के कैसा होगा कि जो H के होगा वो इन एलिमेंटों से कैसे बनेगा, किसी H1 के साथ K1 आ गया, H1 के साथ K2 भी आ सकता है, कोई भी एलिमेंट आ सकता है K का, H1 के साथ आपका K3 भी आ सकता है, कोई भी एलिमेंट। इसी तरीके से H2 K1, H2 K2 इस तरीके। तो एलिमेंट हमारे इस तरीके के होंगे, यानी पहला एलिमेंट निश्चित ही H का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट किसका होना चाहिए, K का होना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन में यदि आपका क्वेश्चन है या ऐसा आपका कोई सेट है तो वह क्या कहलाता है कि H डॉट K कहलाता है, वेयर जो पहला एलिमेंट होगा वो कैपिटल H का होगा, जो सेकेंडरी जो एलिमेंट होगा उसका वो कौन सा होगा, कैपिटल K का होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका H K होगा। तो हमें इस H K को क्या दिखाना है कि ये क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसमें, G में। ये हमें थोड़ी सी समझने की जरूरत है यहाँ पर। तो हमने जितने भी अब तक थ्योरम्स वगैरह किए हैं जहां पर हमें किसी भी सेट को प्रूव करना हो कि वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो वहां पर हमारे पास दो चीजें निकल कर आती हैं। तो हमें प्रूव किसको करना है कि जो H के है वो G में क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप है, G में नॉर्मल सब ग्रुप है, ये आपको प्रूव करना होगा यहाँ। तो जब हमें किसी भी सेट को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना पड़ता है तो वहां पर हम दो चीजें मानकर चलते हैं कि पहली तो कौन सी, यानी इसी से आप ये लिख सकते हो, या
या आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि जब भी आपको किसी सेट को यदि नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करना हो तो वहां पर आपके सामने दो चीजें निकल कर आती है। पहली तो कौन सी आती है कि जिस सेट को आपको प्रूव करना है कि वो नॉर्मल सबग्रुप है, सबसे पहले तो उसकी ये जांच कीजिए क्या वो पहले से ही कोई उपग्रुप है या नहीं है, कि वो अपने आप में उपग्रुप तो हो जिस सेट के अंतर्गत उसको नॉर्मल दिखाना चाहते हैं। तो हम HK को क्या दिखाना चाहते हैं कि ये क्या हो, HK क्या हो, नॉर्मल सबग्रुप होना चाहता है किसमें, G में। तो पहले ये क्लियर करेंगे कि HK क्या हो, सबग्रुप हो किसमें, G में। HK सबग्रुप है किसमें, G में। पहले तो ये काम करेंगे और जब ये क्लियर हो जाता है तो फिर आपको फिर डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। फिर हमें दिखाना होगा कि HK नॉर्मल सबग्रुप है, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि वो सबग्रुप होना अनिवार्य है वहां पर। तो हमारे पास HK नामक जो सेट है, सबसे पहले इसकी ये जांच करेंगे क्या ये कैपिटल G के अंतर्गत सबग्रुप है या नहीं है। यदि ये सबग्रुप है तो फिर हमें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि HK नॉर्मल सबग्रुप भी हो जाए वहां। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, जितने भी थ्योरम्स हो जहां पर बात आती है नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करने की, तो वहां पर ये चीजें आपके माइंड में बिल्कुल आ जानी चाहिए कि पहले तो उसकी सबग्रुप की जांच की जाए, उसके बाद फिर उसको नॉर्मल प्रूव किया जाए वहां। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको सबग्रुप प्रूव करेंगे, उसके बाद क्या प्रूव करेंगे, नॉर्मल सबग्रुप। अब जैसे सबग्रुप की बात आती है तो वहां पर फिर से दो चीजें सामने आ जाती है कि पहले तो ये होना चाहिए कि जैसे आप दिखाना चाहते हो कि G में H नाम का जो सेट है वो क्या है, सबग्रुप है, ये आप दिखाना चाहते हो। तो उसके लिए पहले ये तो देखो कि जो H है वो आपका G का सबसेट है या नहीं है। पहले ये तो देखो कि जो H है वो G के ही अवयवों को लेकर बना है या नहीं बना है, पहले तो ये चीज जांच करो है, पहला काम हो गया। उसके बाद ये देखो कहीं कोई एम्प्टी सेट तो नहीं कि H खाली तो नहीं है। दूसरा काम ये देखो आप यहाँ पर कि जो जिस सेट को आप सबग्रुप प्रूव करना चाहते हैं वो खाली तो नहीं है। तीसरा काम क्या होगा, फिर आप कह पाओगे यहाँ पर कि H के कोई भी दो एलिमेंट कि फॉर ऑल A, B इज द एलिमेंट ऑफ, यदि H है तो उनके लिए इस तरीके का जो रिजल्ट है कि H.B इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ कैपिटल H। तो ये तीनों कंडीशन यदि वहां पर पूरी हो जाती है इस H नाम के सेट में, तो उस परिस्थिति में हम H को क्या कहेंगे कि H सबग्रुप है G में। तब जाके हम कह पाएंगे कि H किसमें सबग्रुप है, G में। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा सेट कौन है, HK। तो HK के बारे में सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना होगा, सबग्रुप। तो सबग्रुप के लिए तो तीन बातों की आपको जांच करनी पड़ेगी। सबग्रुप के लिए इन तीन बातों की आपको क्या करनी पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी। और जब तीनों बातें कंप्लीट हो जाती है यानी सबग्रुप बन जाता है, उसके बाद फिर क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको, नॉर्मल सबग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन यहाँ पे होंगे यहाँ पर। तो पहला काम हमारा क्या होगा, HK को सबग्रुप प्रूव करना है। अब HK को सबग्रुप प्रूव करने के लिए पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, G का, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि HK G का सबग्रुप है। ठीक है, तो हम जानते हैं चूंकि H के बराबर, यहां से हमारा स्टार्टिंग हो जाता है, चूंकि H के बराबर जो आपका इस तरीके का है H.K such that H is the element of capital H and जो स्मॉल k है is the element of capital K। ठीक है, इस तरीके का है। तो वहां पर आपने क्या देखा कि जो स्मॉल h है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल H का, और जो k है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल K का। तो उस परिस्थिति में आप क्या देखोगे कि दोनों के मध्य जब ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन किसका लगेगा, क्योंकि जहां से ये एलिमेंट आ रहे हैं तो चाहे H कैपिटल H का हो चाहे K कैपिटल K का हो, लेकिन ये दोनों भी किस में से आ रहे हैं, ये कैपिटल G में से आ रहे हैं यहाँ पर, कि दोनों के दोनों जो एलिमेंट है वो भी कहां से आ रहे हैं, कैपिटल G से। तो यहां से आप क्या देखोगे, इंप्लाइज दैट कि H इज सबसेट ऑफ कैपिटल G एंड Y जो दूसरा था कैपिटल K वो भी किसका सबसेट है, कैपिटल G का। तो जब ये H स्मॉल h तथा स्मॉल k जब इन दोनों से आ रहे हैं तो ये खुद तो किसके हैं, G के हैं। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा कि H इज आल्सो एलिमेंट ऑफ कैपिटल G एंड K इज आल्सो एलिमेंट ऑफ कैपिटल G। तो फाइनली हमें मिल क्या रहा है कि हो भले चाहे H और K के, लेकिन H और K भी कहां से आ रहे हैं, कैपिटल G से आ रहे हैं। और जब ये कैपिटल G से आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप क्या कह पाओगे यहाँ पर कि फाइनली H और K G से आ रहे हैं। तो उस परिस्थिति में जब दोनों का जो भी संक्रिया होगी यहाँ पर हमें संक्रिया डॉट वाली दे रखी है, तो हम डॉट की बात करेंगे यहाँ पर। तो H और K के मध्य जब संक्रिया होगा तो यहाँ से क्या लिख दिया कि H डॉट जो K होगा वो परिणाम भी कहां पर जाएगा, G में ही जाएगा। फॉर ऑल H इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल H एंड Y दूसरा था क्या था, K, स्मॉल k इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल K। ठीक है, तो चाहे H और K से कोई भी एलिमेंट आए वहां पर, लेकिन उनका जो आंसर होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत किसके अंतर्गत चले जाएगा, G में चले जाएगा। और G में चले जाएगा तो क्या कह पाएंगे, इंप्लाइज दैट कि जो आपका जो कैपिटल H के है
वो निश्चित ही जब प्रत्येक एलिमेंट कैपिटल जी को बिलोंग करेगा इसका, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि H के यहाँ पर निश्चित ही क्या होगा, सबसेट होगा किसका, जी का। यानी हमें जो पहला काम करना होता है कि जिस सेट को हम प्रूव करना चाहते हैं सब ग्रुप, उसको सबसेट दिखाना पड़ता है उस सेट का, उस ग्रुप का। तो हमने दिखा दिया कि H के जो सेट है वो ग्रुप जी का ही क्या है, एक सबसेट है। यहाँ पर पहला काम हो गया। उसके बाद हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इसको नॉन एम्प्टी, कि हमारा जो H के है वो अरिक्त नहीं है, ठीक है, अरिक्त नहीं है वहां पर, कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है वहां पर, ठीक है। तो उसके लिए जानते हैं चूंकि H, K नॉर्मल सब ग्रुप है, ये तो आपको दे रखा है कि जो H और K है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब जब कोई भी जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो, चाहे भले चाहे सब ग्रुप हो, तो उसके अंदर ग्रुप के सारे लक्षण विद्यमान होते हैं, ठीक है। कि कोई भी आपका ग्रुप हो चाहे सब ग्रुप हो, उसके अंदर ग्रुप के सारे लक्षण विद्यमान होते हैं। तो जब सारे लक्षण विद्यमान होंगे तो इनकी आइडेंटिटी भी होगी, यानी H में भी आइडेंटिटी होगी, K में भी आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो हमारे पास H में भी क्या उपस्थित होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट उपस्थित होगा, और जो K है उसमें भी क्या उपस्थित होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा यहाँ पर। अब एक ही एलिमेंट दोनों में आ रहा है, जानते हैं कि दोनों के मध्य इंप्लाइज दैट कि जो E डॉट E होगा, यानी दोनों के मध्य जब आप ऑपरेशन लगाओगे किसके लिए, H के एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए, तो क्या देखा कि जब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, E होगा, किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल H के को बिलोंग करेगा। कि हम जानते हैं कि तत्समक अवयव की E की संक्रिया यदि खुद से ही कराई जाए तो उस परिस्थिति में परिणाम कितना प्राप्त होता है, E। तो हमने क्या देखा कि हमारे H के में एक एलिमेंट तो ये होगा ही होगा, E, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये तो नेसेसरी वहां पर होगा ही होगा। अब जब आपको ये एलिमेंट मिल गया तो क्या लिख दिया कि इंप्लाइज दैट, उस कंडीशन में क्या होगा कि H के यहाँ पर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5, चाहे अगली लाइन से लिखो चाहे यहाँ से लिख दो। तो हमने क्या लिख दिया, इंप्लाइज दैट कि जो हमारा H के है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 5। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन, जो 5 हमें रिक्त जो नहीं होना चाहिए वो दिखाने के लिए हम जो पहली जांच करते थे कि H के इज नॉट इक्वल टू 5, वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे के जो दूसरा वाला जो पार्ट है इसका सब ग्रुप दिखाने के लिए उसको देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना आपको यहाँ पर कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको HK के बारे में बतानी, सारी जितनी भी बातें सब HK के बारे में बतानी है। तो हमने HK का एलिमेंट डिफाइन होने के लिए आपको पता है कि पहला एलिमेंट H का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट K का होना चाहिए। तो हमने देखा कि पहला एलिमेंट H से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट K से आ रहा है, लेकिन उनका जो आंसर आपको मिला है वो तत्समक अवयव मिला है और वो किसके अंतर्गत बिलोंग कर रहा है, HK के अंतर्गत। और जब HK के अंतर्गत एक भी एलिमेंट यदि आ जाता है तो हम क्या कह पाएंगे कि HK इज नॉन एम्प्टी, कि HK वहां पर क्या नहीं है, रिक्त सेट नहीं है। तो पहला काम हो गया उसको नॉन एम्प्टी दिखाने का। अब क्या दिखाएंगे, दूसरा जो भाग है इसका, क्या जो हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग था कि इसके कोई भी दो एलिमेंट है वो क्या होंगे, उनके लिए इस तरीके का रिजल्ट कि यदि A, B इज द एलिमेंट ऑफ HK है तो उस परिस्थिति में AB इनवर्स भी HK का ही होना चाहिए। यदि HK का हो जाता है तो उस कंडीशन में कह पाएंगे कि HK रियल में क्या है, वास्तव में क्या है, सब ग्रुप है, जो भी ग्रुप होगा वहां पर उसका, ठीक है। तो वही काम हम इसके लिए भी जांच करेंगे कि HK भी हमारा बिल्कुल क्या होना चाहिए, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग होना चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए हमने क्या किया कि माना H1, K1 इज द एलिमेंट ऑफ HK, कॉमा चाहे एक साथ लिख लो दो एलिमेंटों को, कि माना H1, K1, S2, K2, H1, K1 and S2, K2 is the element of HK। ये हमने कंसीडर किया यहाँ पर शुरुआत में, ठीक है, कि H1, K1 and S2, K2 is the element of HK, ये हमने कंसीडर किया, ठीक है। जहां पर जो आप H1, K1 ले रहे हो, जहां पर जो H1, जो H2 ले रहे हो वहां पे, यहाँ पर वो तो किसके हैं, कैपिटल H के हैं, और जो K1, K2 आप यूज में ले रहे हो वो कहां से हैं, दोनों के दोनों वो कैपिटल K से है। तो उनके परिणाम स्वरूप इनके जो अवयवों का जो प्रोडक्ट है, यानी H को K के साथ लूंगा तो वो ये बन जाएगा, दूसरे को इसके साथ लूंगा तो ये बन जाएगा। हमें तो दो एलिमेंट लेने थे, हमने दोनों एलिमेंट यहाँ पर ले लिए। अब इन दोनों के बाद आप संक्रिया लगाओ, कौन सी संक्रिया, जो परिणाम आपको जांच करना है, कौन सा, कि आप इसकी जांच करना चाहते हो कि जब एलिमेंट तो है A और B और परिणाम आपको कौन सा जांच करना है, AB इनवर्स के बारे में। तो हम इस परिणाम की जांच करें कि इसका जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी आपको, कि जब AB इनवर्स जैसा यदि आप यहाँ पर रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसका परिणाम क्या आएगा, ये हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। यहाँ पर
ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों की संक्रिया कराई और कैसे लिखा कि H1K1 और H2K2 इसका इनवर्स, कि एलिमेंट तो दोनों थे लेकिन परिणाम हम कौन सा देखना चाहते हैं कि ए बी इनवर्स। अब इसकी जांच करना चाहते हैं कि ये परिणाम कहां पर आएगा, कि इसका जो परिणाम होगा वो कैसा होगा, क्या वो HK को बिलोंग करेगा। यदि HK को बिलोंग कर गया तो कह देंगे कि फॉर ऑल H1, K1 एंड H2 आएगा यहां पर, ये फॉर ऑल H1, K1 एंड H2, K2 रिजल्ट कौन सा कि H1K1 डॉट H2K2 इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ HK। ठीक है, तो उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमें इनको सोल्व करना है। यहाँ पर सोल्व करने के लिए आप जानते हो कि यदि दो अवयवों के मध्य संक्रिया हो रही है ग्रुप के अंतर्गत और उसके ऊपर होल इनवर्स लगी है, 2 या 3 के लिए भी हमने देखा था जब ग्रुप पढ़ा था, जैसे ABC 3 एलिमेंट है, इनके ऊपर होल इनवर्स लगी है और तीनों के तीनों किसके एलिमेंट थे, ग्रुप G के एलिमेंट थे। तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से होता है कि C इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स, कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने ऑर्डर को रिवर्स कर लेते हैं इनवर्स के साथ में। तो पहले C आएगा, फिर B आएगा, A आएगा, सभी के साथ क्या आएगा, इनवर्स आएगा। ये हमारे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग था जो हमने ग्रुप के अंतर्गत पढ़ी थी, उसके अंतर्गत। तो हमारे पास अब की बार क्या है कि H2 हो चाहे K2 हो चाहे कुछ भी हो, एलिमेंट तो सारे G से आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, G के हैं। और G में क्या होता है कि जब भी आप 2 या 2 से अधिक अवयवों का यदि इनवर्स लेते हो एक साथ, तो उस कंडीशन में वो रिवर्स प्रोसेस को दोहराते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि H1, K1 तो सही आ जाएगा, H1, K1, बट जो आगे के जो एलिमेंट है ये कैसे बन जाएंगे, ये क्या बनेगा K2 इनवर्स और ये क्या बन जाएगा H2 इनवर्स। हो गया, इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया कि H1, K1 एंड K2 इनवर्स, ठीक है, एंड H2 इनवर्स, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक रिजल्ट को आप ये देखो ध्यान से देखो इसको कि जो K1, जो K2 इनवर्स है, ये रिजल्ट आपका कुछ जाना पहचाना होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि K1, K2 इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल K एंड कैपिटल K इज ए नॉर्मल सबग्रुप इन द G। कि जो कैपिटल K है वो क्या नॉर्मल सबग्रुप है और नॉर्मल सबग्रुप से पहले वो सबग्रुप भी था। तो उस कंडीशन से K1, K2 यदि हमारे पास कैपिटल K के हैं तो उसके लिए ये रिजल्ट तो पहले से प्री डिफाइंड था कि जब K1 डॉट K2 इनवर्स है वो आल्सो एलिमेंट होगा कैपिटल K का। ये तो प्री डिफाइंड था, किसकी हेल्प से, क्योंकि K क्या है, सबग्रुप है G में। पर्सनली की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो खुद K की है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कंप्लीट HK की बात नहीं कर रहे, K की तथा H की। ये दोनों ऑलरेडी आपको दिए गए थे कि ये क्या है, सबग्रुप भी है और नॉर्मल सबग्रुप भी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या दिखा देंगे इसको, बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा कि H1, K1 और इसकी जो हमने क्या दिखा दिया कि दोनों के नए एलिमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो भी इनका परिणाम आएगा वो क्या आएगा, K के अंतर्गत आएगा और K के अंतर्गत आने के कारण हम इसको क्या नाम दे दिया, K3 नाम दे दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, H2 इनवर्स, इस तरीके से, ठीक है। क्यों लिख दिया, क्योंकि जो K है वो क्या है, उपग्रुप है, ठीक है। और उपग्रुप के अंतर्गत क्या मान लिया कि K के कोई भी दो एलिमेंट K1, जो K2 का जो इनवर्स होगा उस परिणाम को हमने क्या मान लिया, K3 मान लिया, अपनी तरफ से माना कि जो परिणाम आएगा उसको क्या कह दिया कि वो क्या आ रहा है, K3 आ रहा है। तो उसी के अंतर्गत क्या लिख दिया कि H1, K1, K2 इनवर्स, जो हमारे पास K1 तथा जो K2 इनवर्स था उसको क्या नाम दे दिया, K3, ठीक है। अब हमारे पास ये एलिमेंट हो गए, लेकिन अभी भी हमारे पास दिक्कत ये कि हम तो जो परिणाम मिलेगा उस परिणाम को क्या दिखाना चाहते हैं कि पूरा परिणाम HK के अंतर्गत आए। और HK के अंतर्गत आने के लिए हमको पता है क्या बेसिक कंडीशन होनी चाहिए कि पहला एलिमेंट H का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट किसका होना चाहिए, K का। तो उसके लिए हमने क्या किया यहाँ पर कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया कि आइडेंटिटी एलिमेंट को हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पर कि H डॉट E और फिर से K3, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर जो भी ऑपरेशन होगा हमने उसके लिए क्या लिख दिया कि H1 की यदि मैं आइडेंटिटी के साथ यदि ऑपरेशन कराता हूं तो उस कंडीशन में परिणाम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। अब हमें आइडेंटिटी को हम जानते हैं कि जो तत्सम अवयव होता है उसे आप इनवर्स एलिमेंट के द्वारा भी शो कर सकते हो। तो हमने इसको इनवर्स एलिमेंट्स कौन सा लिख दिया कि H2 इनवर्स एंड H1 इनवर्स, इस तरीके से लिखा, H2 इनवर्स एंड H2, क्योंकि जानते हैं कि H2 की इनवर्स की संक्रिया यदि H2 के साथ कराऊंगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो उसमें E की जगह क्या लिख दिया, H2 इनवर्स एंड H2 और यहाँ पर क्या लिख दिया K3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका H2 इनवर्स, इस तरीके से, ठीक है।
अब हम जानते हैं कि फिर से वही बात होगी यहाँ पर कि ये जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो किसका मिल जाएगा यहाँ पर कि हमारे पास आ गया कि जो ये रिजल्ट है नया, ये क्या होगा कि H1 की संक्रिया किसके साथ हो रही है, H2 इनवर्स के साथ संक्रिया हो रही है, और H भी ऑलरेडी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप होने के साथ साथ वो ग्रुप भी था, तो यहाँ से इसका नाम फिर से क्या दे देंगे कि इसको एक नए एलिमेंट के द्वारा यानी किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, H3 के द्वारा, कि H3 और यहाँ पर इसको क्या कह दिया, ये आ जाएगा आपका H2 और यहाँ से आ जाएगा K3 और एक आ जाएगा आपका H2 इनवर्स। इस तरीके से कि हमारे पास जो रिजल्ट था H1 H2 इनवर्स, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया H3। जहां पर आप लिख सकते हो चूंकि जो कैपिटल H है वो भी क्या है, उपग्रुप है, और उपग्रुप के अंतर्गत दो अवयवों के मध्य ऐसा रिजल्ट सदैव उसी ग्रुप के अंतर्गत चले जाता है जिसकी बात हो रही है। क्योंकि H उपग्रुप है तो उसके H उपग्रुप के लिए क्या होगा कि जो H1 जो H2 इनवर्स है उसको हमने क्या नाम ले लिया, एक नए एलिमेंट के द्वारा लिख दिया, क्या नाम लिखा था उसका H3। तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया कि जहां पर जो हमने लिखा है H3 वो किसके कारण आ रहा है, H1 डॉट जो H2 इनवर्स है उसके कारण ऐसा आ रहा है यहाँ। ठीक है, अब हमारे पास तीन एलिमेंट बचते हैं यहाँ पर कि H2 ये कुछ इस तरीके से। अब आप एक चीज देखो ध्यान से यहाँ पर कि H3 और इन तीनों को एक साथ देखो, आप यहाँ पर तीनों एलिमेंट को एसोसिएटिव नियम से इन तीनों को हम अलग कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ये कुछ एलिमेंट कुछ इस तरीके से है कि H2, K3, H2 इनवर्स। अब ये जो रिजल्ट है वो तो आपको याद होना चाहिए, ये तो नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है ये, नॉर्मल सबग्रुप की, कि जब K नाम का जो आपका कोई भी सेट है वो नॉर्मल सबग्रुप है तो उसके लिए हम क्या पढ़ते थे कि यदि कोई भी एलिमेंट K का ले लिया जाए और दो एलिमेंट यदि G के ले लिए जाए यहाँ पर, तो इस तरीके का जो परिणाम है वो भी यदि K को ही बिलोंग करे तो उस कंडीशन में हम K को क्या कहते थे, नॉर्मल सबग्रुप कहते थे। और वही परिणाम यहाँ पर है। बस आपको ये देखना है कि ये दोनों बचे हुए जो एलिमेंट है वो G के हैं या नहीं है, कि H2 तथा जो H2 इनवर्स है वो कैपिटल G के एलिमेंट है या नहीं है, ये आपको जांच करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो जांच कैसे करोगे यहाँ पर कि हमें देखना है कि H2 कहां से आ रहा है। तो पहले तो H2 का जो नॉर्मल है वो कहां से आ रहा है ये देखिए आप यहाँ पर। तो हमने देखा कि मैंने इसको एक नए रिजल्ट के रूप में ले लिया और उसके साथ साथ यहाँ उसका मेंशन किया, लिखा चूंकि जो H2 है वो कहां से आया, वो कहां से आया, किसका एलिमेंट है, वो कैपिटल H का। फिर देखा कैपिटल H किसका सबसेट है, कैपिटल G का। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा कि H2 इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G। मिल गया हमें कि H2 जो हमने लिया है वो वास्तव में कहां से आ रहा है, G से आ रहा है। अब जब एक एलिमेंट तो कहां से आ रहा है, G से, और एक एलिमेंट हमने कहां से देखा कि जो K3 है, K3 के बारे में क्या लिखा था ऊपर कि जो K3 आपने लिखा है वो कहां से आ रहा है, वो कैपिटल K से आ रहा है। तो क्या लिख दिया, इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल K, कि एक एलिमेंट तो K, ये तो कहां से आ रहा है, K से, और ये कहां से आ रहा है, G से। तो इनके लिए नॉर्मल सबग्रुप कि जो K था वो ऑलरेडी क्या था, नॉर्मल सबग्रुप था। तो नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन यहाँ पर कार्य करनी चाहिए। तो नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन कैसे कार्य करेगी कि H2 K3 एंड H2 इनवर्स जैसा जो रिजल्ट होगा सदैव कहां पर बिलोंग करेगा, कैपिटल K के अंतर्गत ही बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, इसलिए करेगा चूंकि जो K है वो क्या है, नॉर्मल है किसमें, G में, कि जो K है वो क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है G में। इस कारण से जो ऐसा रिजल्ट है वो सदैव किसके अंतर्गत बिलोंग करेगा, कैपिटल K के अंतर्गत बिलोंग करेगा। तो इस परिणाम को हमने क्या नाम दे लिया कि K4 दे दिया इसको, कि जो भी परिणाम आएगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, K4। तो हम यहाँ पर जो रिजल्ट लिखा है उसको भी क्या लिख सकते हैं, K4, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर समझने में कि इज इक्वल टू K4 एंड K4 इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल K। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर भी मेंशन कर दी कि जो K4 हमने लिखा है ये स्वेच्छा से नहीं लिखा, ये जो हमारे पास नॉर्मल सबग्रुप था कैपिटल K उसके कारण ही आ रहा है, क्योंकि K के बारे में पहले से दिया गया था कि कैपिटल K है वो नॉर्मल सबग्रुप है। तो वहां पर नॉर्मल सबग्रुप की जो डेफिनेशन है वो वहां पर कार्य करनी चाहिए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा तो ये किसका एलिमेंट होना चाहिए, कैपिटल K का। और कैपिटल K के जितने भी जो एलिमेंट होंगे सब वो छोटे k के साथ कोई ना कोई सीरीज वहां पर होगी। तो उसी सीरीज के अंतर्गत हमने इसको क्या लिख लिया, K4। तो हमारे पास क्या आ गया कि जो हमने देखा था कि H1, K1 और सेकेंडरी जो एलिमेंट था वो क्या था, H2, K2 इनवर्स, वो किसके अंतर्गत बिलोंग कर गया, वो हमारा बराबर किसके अंतर्गत आया, H3, K4।
और जहां पर H3 के बारे में भी कह रखा है कि जो H3 हमने यूज में लिया है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल H का, और जो K4 हमने यूज में लिया है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल K का। तो क्या कह दिया, इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल HK। ठीक है, तो ये जो हमें परिणाम मिला है वो कहां को बिलोंग कर गया, HK को बिलोंग कर गया। किसके लिए, फॉर ऑल की जो H1, K1 है वो तो आ रहा है HK से, और दूसरा जो H2, जो K2 है वो भी कहां से आ रहा है, H, K से। तो ऐसी परिस्थिति में क्या लिख देंगे कि दिस इंप्लाइज दैट कि ये हो गया आपका कौन सा रिजल्ट नंबर दूसरा। तो 1 व 2 से, तो परिणाम 1 व 2 से, परिणाम 1 व 2 से क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, परिणाम 1 व 2 से कह देंगे कि इससे तो क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। इससे क्या हो गया, जो हमारी थ्योरम थी सब ग्रुप होने की वो वाली कंप्लीट हो रही है। तो परिणाम 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि जो HK है वो क्या हो गया, G में उपग्रुप है, HK G में उपग्रुप है। यानी पहला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर कि जो हम दिखाना चाहते हैं HK को नॉर्मल दिखाना चाहते हैं, उसमें से पहली कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए थी कि HK सब ग्रुप होना चाहिए था। उसके बाद सेकेंडरी जो कंडीशन है उसमें क्या कहेंगे कि जो HK है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो दूसरा पार्ट लेकर चलेंगे अब इसका, एक बार आप इसको नोट कीजिए यहाँ पर। जो भी चीजें आपके सामने क्वेश्चन में है और जो भी हम यूज में ले रहे हैं वो सारी डेफिनेशंस एवं पिछले जो रिजल्ट है वही हम यहाँ पर यूज में ले रहे हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या होगा, आपका वो क्या दर्शाना होगा कि HK क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये आपको दर्शाना होगा वहां। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि जो HK होगा वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या दर्शाना होगा कि एक एलिमेंट तो कहां से लेना होगा, HK से, और एक एलिमेंट कहां से लेना होगा, G से हमारे पास, क्योंकि हमें HK को क्या दर्शाना है कि HK G में क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं अब हमें एक मिनट, अब हमें सिद्ध करना है कि HK G में नॉर्मल सब ग्रुप है। सब ग्रुप तो प्रूव कर दिया, अब क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब हमें दूसरा वाला काम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए एक एलिमेंट तो कहां से लो, HK से, एक एलिमेंट कहां से ले लो, G से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर माना कि स्मॉल g इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G एंड HK कि HK इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल HK। जहां इसके बारे में मेंशन भी कर देते हैं कि स्मॉल s तो कहां से आ रहा है, कैपिटल H से, और जो स्मॉल k आपने यूज में लिया वो कहां से आ रहा है, कैपिटल K से यूज में हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अब हमें पता लगा है कि जो H है वो तो स्मॉल h से आ रहा है, और जो G है वो कहां से आ रहा है, कैपिटल G से आ रहा है यहाँ पर। और हमें दोनों के बारे में बता रहा है कि कैपिटल H एक नॉर्मल सब ग्रुप है और जो कैपिटल K है वो भी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इन्हीं में से एक एक एलिमेंट लेते चलो कि स्मॉल h तो हमने कहां से ले लिया, यहां से, और यहां से क्या ले लिया, G। तब
स्मॉल जी इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी एंड स्मॉल एच इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच, इंप्लाइज दैट क्या करेंगे दोनों कि जब एक एलिमेंट तो जी से लिया है, दूसरा एलिमेंट कहां से लिया है, कैपिटल एच से लिया है, तो इसके लिए किस तरीके का रिजल्ट कि जी एच जी इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच। क्यों है कि ये जो एच है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसमें, जी में, तो इसके कारण हमने ऐसा लिख पाया यहाँ पर। ठीक है कि ये एलिमेंट भी किसका होगा, यानी एच जो जी इनवर्स होगा वो भी कहां पर होगा, कैपिटल एच में होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एच है वो जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तथा अब इसी तरीके का रिजल्ट किसके लिए देखेंगे, के के लिए, तो वहां पर भी स्मॉल जी इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी एंड जो स्मॉल के है इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल के, इंप्लाइज दैट कि जी इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ कैपिटल के। क्यों है, इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कैपिटल के है, कैपिटल के बारे में बताएंगे ना कि कैपिटल के इज नॉर्मल इन द जी। ठीक है, तो इस कारण से ये जो रिजल्ट है वो भी कहां पर आएंगे, एच के में आएंगे। अब हमारे पास एक नया रिजल्ट निकल कर आ जाता है, आप यहां से समझिए थोड़ा सा कि जो एच है, जो ये वाला रिजल्ट है वो एच का है और ये रिजल्ट किसका है, के का है। तो दोनों का यदि दोनों का मैं प्रोडक्ट ले लूं, यानी इसकी संक्रिया इस अवयव के साथ करा दूं, तो बनेगा क्या, एच के का एलिमेंट यहां पर। तो वही हम यहां पर देखना चाहते हैं यहां पर। ठीक है कि यदि इस अवयव की संक्रिया मैं इस अवयव के साथ करा दूं, क्योंकि परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी परिणाम आएगा वो एच के का आएगा, क्योंकि एच के की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि पहला एलिमेंट तो कैपिटल एच का होना चाहिए, सेकेंडरी एलिमेंट किसका होना चाहिए, कैपिटल के का। तो वही काम यहां पर हो रहा है कि पहला एलिमेंट निश्चित ही कैपिटल एच का हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट किसका हो जाएगा, कैपिटल के का। तो यही काम हम नीचे करेंगे यहां पर। तब अब हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं यहां पर कि दोनों की संक्रिया में यहां पर कराना चाहते हैं। तो मैंने लिखा नेक्स्ट लाइन में तब जी एच जी इनवर्स, ठीक है, और दूसरा कहां से आएगा, ये वाला कि जी के जो जी इनवर्स होगा वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, कैपिटल एच के का। होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये एलिमेंट हमने एच से लिया है, ये एलिमेंट कहां से लिया है, के से। इसके सामने ये भी लिख लो कि फॉर ऑल कि जो जी है वो एलिमेंट है कैपिटल जी का, और जो स्मॉल एच है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल एच का, और जो स्मॉल के है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल के का। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो कंडीशन है वो भी सामने लिख दिया। अब हमें इसको सोल्व करना है, इस परिणाम को देखना है कि जो परिणाम है वो हमारा किस तरीके का है कि बीच वाला एलिमेंट तो एच के का बन जाए और आगे हमारे जब पीछे जो एलिमेंट है जी वो हमारे पास किसके हैं, कैपिटल जी के। तो मैं एसोसिएटिव नियम से इसको खोल के लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा कि जी एच जी इनवर्स डॉट जी, कि जी एच जी इनवर्स यानी इन दोनों को मैंने एक साथ कर लिया और साथ में फिर से क्या आ गया कि के जी इनवर्स। ठीक है, यहां पर भी वही सेम कंडीशन की एच के, वही ऊपर फॉर ऑल जी इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी एंड स्मॉल एच एंड के इज आल्सो एलिमेंट ऑफ एच एंड के। ठीक है, तो यहां से इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, यहां से ये तो हो जाएगा स्मॉल ई, तो जी एच ई, और यहां से क्या आ जाएगा स्मॉल के एंड जी इनवर्स, इस तरीके से। ठीक है, तो परिणाम में आपने क्या देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो यहां से फिर से क्या आ जाएगा, ये एच के। परिणाम में आपने क्या देखा, आइडेंटिटी आ गई, आइडेंटिटी के साथ चाहे एच की संक्रिया कराओ चाहे के की संक्रिया कराओ, परिणाम क्या आएगा, वही एलिमेंट आएगा जो वास्तव में आपके पास था यहाँ पर। ठीक है, और थोड़ा यदि आगे इसको बढ़ाएं तो हम यहाँ से जो ई हमें मिला है यहाँ पर, जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें जो मिला है उसको हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि जी, ये क्या बन जाएंगे दोनों, एच के जी इनवर्स, ठीक है, इज द एलिमेंट ऑफ एच के फॉर ऑल कि जो एच के नाम जो एलिमेंट है ये भी किसका एच के का ही है, तो फॉर ऑल जी इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी एंड एच के इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच के, कि एच के बारे में हमें जानकारी है कि एच है वो कैपिटल एच का है, जो के है वो कैपिटल के का है। तो उस कंडीशन में दोनों की जो प्रोडक्ट होगी, ये दोनों का जो एक साथ कंबाइन जो रूप होगा एच के, वो भी किसका होगा, कैपिटल एच के का हो गया। तो एक एलिमेंट तो जी से लिया है, दूसरा एलिमेंट कहां से लिया है, एच के से लिया है, और परिणाम आपके सामने बिल्कुल। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या कह पाएंगे कि इंप्लाइज दैट कि जो एच के होगा, अतः परिभाषा से, अतः जो एच के है, ये काम को सिद्ध करना था कि एच के जी में विशिष्ट उपग्रुप है, कि जो हमारे पास एच के मिला है वो क्या है, जी में विशिष्ट उपग्रुप है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है,
कि हमें यही दर्शाना था कि यदि बीच का एलिमेंट यदि HK का हो जाए, दोनों तरफ यदि G के खुद एलिमेंट तथा G इनवर्स यदि आ जाए, तो उस कंडीशन में ये डेफिनेशन बन जाती है किसकी, नॉर्मल सबग्रुप की। तो आपके सामने नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन हमें प्राप्त हो गई। तो उस कंडीशन के बेस पर हमने क्या लिख दिया कि HK G में क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को दो टुकड़ों में किया। पहली में क्या किया कि हमने इसको सिर्फ सबग्रुप चेक किया, दूसरे में क्या किया कि हमने इसको नॉर्मल सबग्रुप चेक किया वहां पर। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो इसकी जो पहला एक एग्जांपल और बचा है इसका, उसको और देख लेते हैं यहाँ पर। अब बात आती है पहले एग्जांपल पर। तो पहले एग्जांपल को एक बार पढ़िए ध्यान से इसको, इसमें क्या लिखा है यहाँ पर। तो इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि एक ग्रुप का केंद्र उसका प्रसामान्य उपग्रुप होता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक ग्रुप का केंद्र उसका प्रसामान्य उपग्रुप होता है। ये आपके सामने क्या दे रखा है, एक स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इसमें जो आपको कह रखा है यहाँ पर, आपको ये सिद्ध करना है कि ग्रुप का जो केंद्र है वो क्या होता है, प्रसामान्य का मतलब भी नॉर्मल सबग्रुप ही होता है। चाहे आप उसको एक बार पहले भी हमारे पास ये वर्ड आ चुका है कि प्रसामान्य उपग्रुप कह दो, चाहे नॉर्मल सबग्रुप कह दो, चाहे आप विशिष्ट उपग्रुप कह दो, तीनों का मतलब एक ही है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें सिर्फ जो समझना क्या है कि ग्रुप का केंद्र क्या है। वास्तव में जिस चीज को आपको प्रूव करना है कि कौन सी चीज को आपको नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करना है, वो चीज आप समझो पहले ग्रुप का केंद्र है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे प्रूव लिखते हैं और सबसे पहले लिखते हैं ग्रुप का केंद्र, कि जिस चीज को आपको नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करना है उसके बारे में नॉलेज तो हो कम से कम। तो ग्रुप का केंद्र, तो ग्रुप के केंद्र के बारे में बात करते हैं कि ग्रुप का जो सेंटर ऑफ जो ग्रुप है वो क्या, कौन से आपका सेट ऐसा है जो सेंटर ऑफ ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो हम इस सेट को यदि कैपिटल एस से यदि रिप्रेजेंट करें तो कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो ग्रुप के केंद्र कहलाते हैं, तो उनके बारे में हम लिखें कि इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, कि इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे, कौन से होंगे कि वो सारे एलिमेंट किसके, जी के, जो कि सच दैट, जो कि किस तरीके का पालन करें कि gx डॉट gx, ठीक है, फॉर ऑल g इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G, कि वो सारे एलिमेंट जो G के अन्य अवयवों के साथ कॉम्यूटेटिव जो गुण है उसकी पालना कर रहे हो, तो वो सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, ग्रुप के केंद्र कहलाएंगे। दोबारा फिर से समझिए कि किसी ग्रुप का केंद्र वह सेट होता है जिसके अंतर्गत ग्रुप के या उस सेट के वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो अन्य एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव नियम की पालना करते हो। ठीक है, कि वो सारे एलिमेंट आएंगे इसमें जो कि अन्य अवयवों के साथ क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हो, वो सारे गुणधर्म, वो सारे एलिमेंट इसके ग्रुप के केंद्र के अंतर्गत आएंगे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जैसे हमारे पास ये कुछ इस तरीके का ग्रुप है 0 1 2 3 4, ठीक है, और इस पर जो ऑपरेशन वर्क कर रहा था इस ग्रुप के ऊपर, वो ऑपरेशन वर्क कर रहा था जो उसका फॉर्मेशन है कुछ इस तरीके से, योग मॉडुलो 5। योग मॉडुलो 5 के अंतर्गत ये क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ये सभी को पता है, ये हम पढ़ भी चुके हैं कि n मॉडुलो की अवशेष कक्षाओं का जो सेट होता है ऑलवेज क्या होता है, ग्रुप होता है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था और वहां पर हमने इसको प्रूव भी किया था बकायदा, तो उसी से मैंने ये क्वेश्चन उठाया कि ये हमारे पास इस तरीके का क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, अब आप बात करो कि इस ग्रुप का ग्रुप केंद्र क्या होगा। ठीक, तो ग्रुप केंद्र के लिए आप क्या देखो, इसके वो सारे एलिमेंट आप ढूंढो जिनकी अन्य अवयवों से यदि मैं संक्रिया कराऊं, इसके ग्रुप के अन्य अवयवों से यदि संक्रिया कराई जाए तो उस कंडीशन में क्या हो, वो कॉम्यूटेटिव नियम हो उसकी पालना करते हो, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। तो मैंने बात करी 1 के साथ मैंने किसकी संक्रिया करा दी, यहाँ पर 1 के साथ किसकी संक्रिया करा दी, 2 के साथ। ठीक है, योग मॉडुलो 5 के अंतर्गत तो परिणाम कितना आया, 3 आया। चलो ठीक है, फिर 1 के साथ मैंने क्या कराई, यहाँ पर 4 की संक्रिया करा दी। ठीक है, तो परिणाम कितना आया, यहाँ पर 0 आया यहाँ पर। फिर मैंने 1 के साथ किसके साथ संक्रिया करा दी, 3 के साथ करा दी, परिणाम कितना आया, 4 आया यहाँ पर। ठीक है, अब हमने अभी तो ऐसा किया यहाँ पर। अब इस अवयव को यदि मैं इधर लेकर जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर योग मॉडुलो 5 1, तो अभी मुझे 3 ही परिणाम मिला यहाँ पर। यानी परिणाम में कॉम्यूटेटिव वर्क जो लॉ है अभी भी वर्क कर रहा है कि 2 की संक्रिया चाहे 1 के साथ कराओ चाहे 1 की 2 के साथ कराओ, उस कंडीशन में परिणाम 3 ही आता है। यहाँ देखो 4 योग मॉडुलो 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 1 = 0, अभी भी 0 आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ देखा
तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ रही है। तो हमने देखा कि जो पहला एलिमेंट 1 है वो ग्रुप का जो केंद्र है उसका एलिमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 सभी के साथ कॉम्यूटेटिव जो लॉ है उसको फॉलो कर रहा है। चाहे कोई सा भी एलिमेंट इसके साथ आप लगा दो उसके लिए सदैव क्या होगा, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, यदि इसके सेंटर को भी, इस ग्रुप के सेंटर को भी यदि मैं कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करूं तो उस कंडीशन में मुझे पहला एलिमेंट इसका क्या मिल गया, 1 मिल गया। दूसरा यदि जीरो की बात की जाए तो जीरो में आप कहीं से भी जीरो को दाएं जोड़ो चाहे बाएं जोड़ो कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो जीरो भी इसका केंद्र का एलिमेंट हो जाएगा। 2 की बात की जाए तो 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। यानी आप जानते हो कि योग मॉड्यूल, योग के अंतर्गत तो जो हमारा ग्रुप है ऑलरेडी कॉम्यूटेटिव ग्रुप था, तो उसके अंतर्गत तो अपने आप ही प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, ग्रुप का केंद्र होगा। कि जो क्रमन्वय ग्रुप होते हैं उनके लिए प्रत्येक जो अवयव होता है वह ग्रुप के केंद्र का एलिमेंट निश्चित होता है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है अन्य सभी अवयवों के साथ में। तो उस कंडीशन के तहत क्या हो जाएगा कि हमारा यहाँ पर जो हमने ग्रुप लिया उसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, एक ग्रुप के केंद्र का अवयव होगा। तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। क्यों होगा, वो रिजल्ट मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जब 1 की संक्रिया मैं बाकी अन्य सभी अवयवों के साथ करता हूं तो चाहे मैं इसको 1 को दाईं ओर लगाऊं चाहे मैं 1 को बाईं ओर लगाऊं, परिणाम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और परिणाम में जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो निश्चित ही क्या हो रहा है, कॉम्यूटेटिव लॉ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने देखा कि जब इस तरीके का यदि कोई ग्रुप है तो इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है, ग्रुप का केंद्र। तो वैसे ही हमारे पास आप देखोगे कोई भी एलिमेंट, कोई सा भी ग्रुप हो, अब वो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा तब भी आपका ये चीज वर्क करेगी यहाँ पर। तो अब बात करें कि ऐसा ग्रुप जिसके अंतर्गत वो क्रमन्वय ग्रुप नहीं है, कि हम एक ऐसे ग्रुप की बात करें कि जहां पर वो जो ग्रुप है वो क्या नहीं है, क्रमन्वय ग्रुप नहीं है। ठीक है, उस ग्रुप की हम चर्चा करते हैं। तो चाहे कैसा भी ग्रुप हो, आप देखोगे कि यदि ये कोई ग्रुप है तो इसके अंतर्गत आइडेंटिटी एलिमेंट तो निश्चित होगा। यहाँ पर यहाँ ये ऑपरेशन हो जाएगा कि कोई भी ग्रुप हो उसके अंतर्गत तत्समक अवयव तो सदैव एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। तो आप क्या देखोगे कि चलो इसके बाकी के एलिमेंट कुछ इस तरीके के हैं, ए बी सी जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसके अंतर्गत, तो आप क्या देखोगे कि ई की संक्रिया में ए के साथ यदि मैं दाईं ओर से करता हूं तब भी परिणाम मुझे क्या मिलता है, ए ही मिलता है। यदि मैं ई की संक्रिया ए के साथ यदि बाईं ओर से करता हूं, यानी क्या लिखता हूं, ए डॉट ई लिखता हूं, तब भी परिणाम कितना आएगा, ए ही आएगा। तो हमने देखा कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो तो निश्चित ही क्या होता है, ग्रुप का केंद्र होता है। तो प्रत्येक आपका कोई सा भी ग्रुप हो उसके अंतर्गत जो ग्रुप का केंद्र है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो सदैव उपस्थित होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ग्रुप के केंद्र की यदि बात की जाए तो उसके केंद्र के अंतर्गत जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वह तो सदैव उपस्थित होता ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रुप का केंद्र है वो हमने इस तरीके से लिखा है इसको यहाँ पर कि ग्रुप का जो केंद्र है वो कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ग्रुप का केंद्र उन अवयवों का समुच्चय होता है जो कि ग्रुप के अन्य अवयवों के साथ कॉम्यूटेटिव जो नियम है उसकी पालना करते हो वहां पर। तो यदि कॉम्यूटेटिव ग्रुप वो पूरा ही होगा तो उस कॉम्यूटेटिव ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट ग्रुप का केंद्र का अवयव होगा, और यदि वो नहीं है तो उस कंडीशन में जो तत्समक अवयव होता है वह तो सदैव ग्रुप के केंद्र में उपस्थित होगा ही होगा, क्योंकि आपने देखा है कि तत्समक अवयव सदैव दाईं तथा बाईं संक्रिया कराने पर निर्भर नहीं करता, वह तो हर परिस्थिति में परिणाम एक ही देता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ग्रुप के केंद्र की डेफिनेशन ये। तो हमें इस सेट को क्या प्रूव करना है कि ये क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। बात समझ में आ गई, किस सेट को प्रूव करना है आपको, इस समुच्चय को आपको क्या प्रूव करना है कि ये क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या होगा। ठीक है, आगे क्या होगा कि हमें इस कैपिटल एच को क्या प्रूव करना है कि जो कैपिटल एच है वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो हमें सिद्ध करना है, ये भी नोट कर लेते हैं, सिद्ध करना है कि जो कैपिटल एच वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप। जी में नॉर्मल सब ग्रुप है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो वही बात आ गई पहले वाली यहाँ पर कि जो भी आपके पास अब एच प्रेजेंट में क्या है, एक सेट जैसा है यहाँ पर जो कि इस तरीके के रिजल्ट को रखता है अपने पास, अपने इस तरीके के रिजल्ट को होल्ड करता है, ये हमें पता है यहाँ पर। तो हमें इस कैपिटल एच को क्या प्रूव करना है कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो वही जो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो पहले इसको सब ग्रुप प्रूव करेंगे, उसके बाद फिर इसको नॉर्मल होने की कंडीशन हम यहाँ पर चेक करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो कैपिटल एच है उसको क्या प्रूव करना है आपको, सब ग्रुप होना। तो सब ग्रुप होने के लिए वही चीज है जो आपके पास कि सबसे पहले तो जिस
सेट को आपको सब ग्रुप प्रूव करना है वो उस सेट को बिलोंग करता है या नहीं करता है, वो आपके सामने होना चाहिए। तो आपने देखा चूंकि जो कैपिटल H है वो किस तरीके का है, वो हमारे पास X इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G सच दैट कि XG इक्वल टू GX फॉर ऑल G इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G। इस तरीके का हमारे पास H है। अब H का प्रत्येक एलिमेंट कहां से आ रहा है, G से आ रहा है, तो अपने यहाँ की जो H की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो किसके अंतर्गत बिलोंग कर जाएगी, कैपिटल G के अंतर्गत बिलोंग कर जाएगी। तो क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि क्या है कि जो कैपिटल H होगा वो निश्चित ही क्या होगा, सबसेट होगा किसका, कैपिटल G का। यानी हमें जो सबसेट दिखाना था वो तो दिखा दिया। तथा हम जानते हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसके लिए क्या होगा, क्योंकि E इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल तथा E इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल H। क्यों है, इंप्लाइज दैट, क्यों है ऐसा, क्योंकि E के साथ यदि मैं G के किसी भी एलिमेंट की संक्रिया कराऊं तो मुझे परिणाम में क्या होगा, वही रिजल्ट प्राप्त होगा जो पहले था यहाँ। चाहे आप लेफ्ट से कराओ चाहे राइट से कराओ तो परिणाम में क्या परिणाम होगा, G ही आपका प्राप्त होगा फॉर ऑल G इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G। तो हमारे पास जो E है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल H का। क्यों है, क्योंकि E के साथ किसी भी अवयव की संक्रिया कराने पर वही अवयव हमें मिलता है, चाहे आप दाईं ओर से कराओ चाहे आप बाईं ओर से कराओ। ठीक है, तो क्या लिख पाएंगे इसके बेसिस पर कि जो E है वो क्या हो गया, आपका कैपिटल H का एलिमेंट हो गया। और जब कैपिटल H में एक भी एलिमेंट यदि आपको मिल जाता है तो क्या लिख पाएंगे कि कैपिटल H इज नॉट इक्वल टू 5। और ये हमारा उस थ्योरम के अंतर्गत पहला रिजल्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या प्रूव करना होगा कि इसके कोई भी दो एलिमेंट उस थ्योरम के अंतर्गत, कि यदि कैपिटल H के कोई भी दो एलिमेंट है तो उनके लिए जैसे मैंने मान लूं यहाँ पर कि माना, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं पुनः माना x1, x2 इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल H, कि दो एलिमेंट ऐसे हैं x1 तथा x2 जो कि इस ग्रुप के केंद्र के दो अवयव हैं। अगर यदि ये दोनों ग्रुप के केंद्र के अवयव हैं तो केंद्र वाली डेफिनेशन को भी ये फॉलो करनी चाहिए। तो केंद्र की डेफिनेशन क्या होती है कि x1 के साथ यदि G का कोई भी अवयव लगाऊं मैं तो रिजल्ट मुझे चाहे आप बाईं ओर से लगाओ चाहे आप दाईं से लगाओ, फॉर ऑल G इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G। कि ग्रुप जो हमारा कैपिटल G उसके किसी भी अवयव के साथ x1 को चाहे मैं दाईं ओर लगाऊं चाहे बाईं ओर लगाऊं परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तथा दूसरा वाला अवयव भी ऐसे यही काम करना चाहिए कि x2G इज इक्वल टू Gx2, चाहे आप कहीं से ही लगाओ इसको, चाहे आप दाईं ओर से लगाओ चाहे बाईं ओर से लगाओ परिणाम में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, फॉर ऑल G इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G। ये किससे लिखा है आपको पता है नहीं, ये हमारे जो ग्रुप का जो केंद्र है उसकी डेफिनेशन से ऐसा हमने किया है यहाँ पे। तो जब दो एलिमेंट ग्रुप के केंद्र के हैं तो केंद्र वाली डेफिनेशन भी ये फॉलो करनी चाहिए यहाँ पर, तो वो काम हमने यहाँ पर कर लिया। अब इनमें से कोई सा भी एक रिजल्ट आप ले लीजिए यहाँ पर। तो हमने लिखा तब x2G इज इक्वल टू क्या, आपके पास Gx2 है, हमने इसको इस तरीके से नोट कर लिया कि x2G इज इक्वल टू Gx2। आगे देखिए, अब हमें यहाँ से एक एलिमेंट को हटाना है, किसको, कि x2 को हमें यहाँ से हटाना है एक तरफ से। तो हमने क्या किया कि दोनों पक्षों में किसकी संक्रिया करा दी, हमने यहाँ पर x2 की संक्रिया करा दी, यहाँ पर किससे, लेफ्ट हैंड साइड से, कि लेफ्ट हैंड साइड से हमने किसकी संक्रिया करा दी, x2 की संक्रिया करा दी। तब दोनों पक्षों की हमने किससे संक्रिया करी, x2 इनवर्स से, कि x2 इनवर्स डॉट x2 डॉट g इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x2 इनवर्स डॉट g एंड x2। ठीक है, इस परिणाम के अंतर्गत ये तो किसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर ये तो कन्वर्ट हो गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट में, यहाँ हो गया G, यहाँ क्या प्राप्त हो गया, x2 इनवर्स G एंड x2। इस तरीके से कि हमारे पास परिणाम क्या मिल गया कि x2 इनवर्स G और यहाँ पर क्या मिल गया आपको, इस तरीके से क्या प्राप्त हो गया, x2 प्राप्त हो गया। ठीक है, और आगे देखिए, अब हमने क्या किया, इसको यहां से लिखा, तो आइडेंटिटी के साथ G की यदि संक्रिया करा दी जाए
तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, हमें यही जो होगा तो परिणाम मिल जाता है। यानी क्या प्राप्त हो जाएगा, इंप्लाइज दैट कि G इक्वल टू x2 इनवर्स डॉट G और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा x2। ठीक है, अब आप ये चीज ध्यान में रखो कि आपने दो एलिमेंट यहाँ पर इस तरीके से लिए हैं। अब दोनों एलिमेंटों के लिए हमारे पास परिणाम क्या जाना चाहिए, यदि दोनों एलिमेंट हमारे किसके हैं, कैपिटल G के हैं, तो दोनों के दोनों का जो परिणाम होगा कि x1 तथा जो x2 इनवर्स होगा वो भी किसका होना चाहिए, इसका कैपिटल H का। और उसके होने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी कि x1 x2 इनवर्स डॉट G इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, G x1 x2 इनवर्स। कि ये जो आंसर आपका होगा वो इसका तभी हो सकता है कैपिटल H का, यानी सेंटर ऑफ ग्रुप का तभी हो सकता है जब इस तरीके का रिजल्ट आपको प्राप्त हो। तो प्रेजेंट में हमारे पास क्या प्राप्त हो गया कि G इक्वल टू x2 इनवर्स G x2 तो हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या प्राप्त करना है, आपको तो ये वाला रिजल्ट प्राप्त करना है यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर किसकी कमी है, हमारे पास यहाँ पर किसकी कमी है, x1 की कमी है, तो x1 से इसकी संक्रिया करा दो। ठीक है, चाहे अभी भी हम यहाँ पर किसकी संक्रिया करा सकते हैं, राइट हैंड साइड से, अभी भी यहाँ पर किसकी संक्रिया करा सकते हैं, राइट हैंड साइड से हम x2 इनवर्स की संक्रिया करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इंप्लाइज दैट कि x2 G इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिखा यहाँ पर कि x2 इनवर्स डॉट G और यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, G x2 इनवर्स, इस तरीके से। ठीक है, तो परिणाम क्या होगा यहाँ पर, उसका परिणाम हमारे पास होगा कि G x2 इनवर्स इज इक्वल टू x2 इनवर्स G और यहाँ ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट E में। अगेन हमने दोनों तरफ यहाँ पर किसकी संक्रिया करा दी, लेफ्ट हैंड साइड में x1 से इसकी संक्रिया करा दी। अब ये चीज ध्यान रखना, मैं ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें जरूरत है इस तरीके के परिणाम की, क्योंकि आप भी जानते हो कि ग्रुप का जो केंद्र है उसमें कोई भी एलिमेंट तब शामिल हो सकता है जब वो इस नियम की पालना करता हो। तो हम तो ये दिखाना चाहते हैं कि x1 x2 इनवर्स हमारे उस ग्रुप के केंद्र में शामिल हो। तो मैं इस परिणाम को चेक करना चाहता हूँ कि परिणाम यहाँ पर आ सकता है नहीं आ सकता। तो अभी भी हमारे पास किसकी कमी है यहाँ पर कि x1 x2 इनवर्स हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर किसकी संख्या करा दी कि x1 G x2 इनवर्स इज इक्वल टू x1 x2 और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, डॉट G। ठीक है, अब हमारे पास एक जो रिजल्ट है वो तो आपको प्राप्त हो गया कि x1 x2 इनवर्स जो हमें चाहिए था वो तो हमें मिल गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा नहीं मिला। लेकिन हमारे पास एक परिणाम ऐसा है जिसकी सहायता से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सा परिणाम, या आप यहाँ देखो कि x1 G बराबर क्या होता है, G x1 होता है नहीं होता है, यानी ये जो x1 है वो यदि एलिमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ सेंटर कि यदि ग्रुप के सेंटर का यदि अवयव है तो ये ऐसा करता है। तो उस कंडीशन में इसको कैसे लिख सकते हैं कि G x1 x2 इनवर्स हो गया ऐसा, इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, x1 x2 इनवर्स G फॉर ऑल कि G जो हमारे पास जो x1 है कि जो x1 जो हमारे पास G था वो क्या था, G x1 था ऐसा, किसके कारण, क्योंकि जो x1 है वो ग्रुप के सेंटर का एलिमेंट है। ये हमने पहले ही मान कर चले थे यहाँ पर कि माना x1 तथा x2 इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेंटर H। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया कि हमने जो दो एलिमेंट लिखे थे, इंप्लाइज दैट कि हमारे पास दो एलिमेंट x1 तथा x2 थे और उनका जो परिणाम है x1 x2 इनवर्स वो भी कहां का एलिमेंट हो गया, सेंटर ऑफ ग्रुप हो गया। तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, इंप्लाइज दैट कि जो x1 x2 इनवर्स है वो भी किसका एलिमेंट हो गया, कैपिटल H का हो गया। किसके लिए, फॉर ऑल x1 इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल H एंड x2 इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल H। कि हमने देखा कि x1 तथा x2 इनवर्स है वो भी किसके अंतर्गत चले गए, कैपिटल H के अंतर्गत चले गया, और जबकि हमारे दोनों एलिमेंट हमने कहां से लिए हैं, सेंटर ऑफ ग्रुप से ही लिए हैं, कि ग्रुप के सेंटर से दोनों अवयव लेने पर भी उनका जो परिणाम है इस तरीके का वो भी कहां पर चले गया, उसी के अंतर्गत चले गया। तो क्या कह दिया, इंप्लाइज दैट कि जो कैपिटल H है यानी ग्रुप का जो केंद्र है, ग्रुप केंद्र वो क्या है, G का उपग्रुप, G का उपग्रुप। यानी हमें प्राप्त हो गया कि प्रत्येक ग्रुप का जो केंद्र होता है वह सदैव सब ग्रुप होता है किसका, जिस ग्रुप से वो बना है वहां पर। ठीक है, तो हमारा आधा काम हो गया इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब हमें एक काम और करना है, क्या कि हमें इसको क्या दिखाना है कि ये क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो नेक्स्ट लाइन हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, अब हमें सिद्ध करना है
कि जो H है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, H नॉर्मल। अब हमें ये प्रूव और करना है कि H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ये और दर्शाना है। तो उसके लिए क्या होगा कि एक एलिमेंट तो कहां से ले लो, H से ले लो, और एक एलिमेंट कहां से ले लो, G से। तब माना कि जो हमारे पास एक एलिमेंट हमने कहां से लिया कि G इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G एंड X इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल H। ठीक है, तब हमने कह लिया कि G कहां से ले लिया कि कैपिटल G से, और X कहां से ले लिया, कैपिटल H से ले लिया। और इन दोनों के लिए हम किस रिजल्ट की गणना करना चाहते हैं कि G इनवर्स की हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि इसका परिणाम कहां पर आएगा। यदि इसका परिणाम यदि कैपिटल H में ही यदि आ जाता है तो कह पाएंगे कि जो कैपिटल H है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, किसमें, G में। अभी तो हम केवल परिणाम की जांच कर रहे हैं यहाँ पर कि G इनवर्स का जो परिणाम है वो कहां पर आएगा। ठीक है, तो यहां से आपने पहले कहा था कि जो X है वो कहां का, किसका एलिमेंट है, कैपिटल H का है। तो हम इसको दोबारा इसको कैसे लिख सकते हैं, उसकी हेल्प से कि जब ये इसका एलिमेंट है तो इसको आप ब्रैकेट में यहां ऐसा वो लिख सकते हो कि जब X इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल H है तो इसके लिए एक रिजल्ट कैसा हो जाएगा कि Gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, Xg इक्वल टू क्या हो जाएगा, Gx हो जाएगा। किसकी हेल्प से, क्योंकि जो X है वो सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी हेल्प से। तो ये रिजल्ट जब अभी यहाँ पर ऐसा है तो उसके लिए ऐसा होगा। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि G इनवर्स हमारे पास है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि G इनवर्स लिख सकता हूं इसको मैं यहाँ पर। ठीक है, अब G इनवर्स लिख दिया तो इसकी वैल्यू तो क्या होती है, E होती है। ठीक है, और जब E इसकी वैल्यू होती है उसको पुनः कैसे लिखा जा सकता है, इसको तो X लिखा जा सकता है, और X इसका एलिमेंट था कैपिटल H का, तो क्या लिख दिया, इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल H, इंप्लाइज दैट कि G इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल H, कि Gx जो X इनवर्स होगा वो भी किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल H का होगा। किसके लिए होगा, फॉर ऑल कि G इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G एंड जो X है वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, कैपिटल H का। और ये डेफिनेशन किसकी है, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है। तो इंप्लाइज दैट कि जो कैपिटल H है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है G में। और यही आपको यहाँ पर दर्शाना था कि हमारा जो कैपिटल H है वो G में क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को कंप्लीट किया, दो टुकड़ों में लेकर चले। जो प्रत्येक आपकी जितनी भी नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने की जितने भी थ्योरम्स हैं या जितने भी जो एग्जांपल्स हैं, इनमें आप ये जरूर ध्यान रखना कि किसी भी सेट को यदि आपको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो वहां पर आपके माइंड में दो चीजें ध्यान होनी चाहिए। पहली तो कि आपको उस सेट को सब ग्रुप दिखाना होगा, और दूसरी कंडीशन में जाकर उसको आपको क्या दिखाना होगा, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना होगा। तो ये दो बातें आपके दिमाग में हमेशा उपस्थित होनी चाहिए जब तक कि नॉर्मल सब ग्रुप की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बाकी नई चीज आपके लिए सिर्फ इतना सा था कि सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होगा या ग्रुप का सेंटर क्या होगा, ये आपको समझना था। तो वो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से जो सेट होगा वो सदैव ग्रुप के सेंटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट इस H के अंतर्गत होंगे वो भले चाहे हमारा ग्रुप कॉम्पिटिटिव नहीं हो, लेकिन ये जो एलिमेंट है वहां पर कॉम्पिटिटिव होने का गुण रखते हैं। तो इसके कारण इन एलिमेंटों को अलग से हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रुप कहते हैं। ठीक है, कि बीचों बीच में ग्रुप के यानी ग्रुप जो होगा वो वास्तव में एलिमेंटों का एक सेट होता है। तो उन सेटों में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बाकी सभी एलिमेंटों से सेम रिजल्ट रखता है, वो या सेम वैल्यू वहां पर वो रखता है वहां पर। तो आप भी जानते हो कि जो भी सेंटर होते हैं उसे तो बीचों बीच में होते हैं, यानी उन एलिमेंट्स के साथ या तो कॉम्यूटेटिव जैसा गुण हो वहां पर कि चाहे उसकी बाउंड्री पर ले जाओ उस एलिमेंट को, चाहे उसको सेंटर पे ले आओ। अदरवाइज उसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसा एलिमेंट क्या होगा जिसकी सभी एलिमेंटों के साथ ऑपरेशन कराने पर सेम वैल्यू आपको प्राप्त हो। ठीक है, तो इस कारण से इन एलिमेंट को किस नाम से जाना जाता है, ग्रुप के केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया। ठीक है, तो यदि इसके बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स में इस चीज को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सभी को धन्यवाद।